हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसके चैप्टर नंबर 2 और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 यानी कि ध्वनि। ध्वनि यानी साउंड। तो आज हम अभ्यास करने वाले हैं साउंड। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपको नई अपडेट तुरंत ही मिल सके। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। साउंड साउंड किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि भौतिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में हम ध्वनि की उत्पत्ति तथा माध्यम में इसका संचरण और मानव कर्ण द्वारा ध्वनि के सुनने की सीमा इत्यादि का अध्ययन करेंगे। ध्वनि ऊर्जा का एक प्रारूप उत्पन्न होती है जिसके कानों में पड़ते प्रत्येक प्राणी से सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। किसी वस्तु में ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। कंपन वस्तु के इर्द गिर्द अथवा आगे पीछे की गति होती है। मनुष्यों में ध्वनि वाक रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड में कंपन होने से उत्पन्न होती है। ध्वनि का संचरण प्रिपेगेशन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि संचरण कैसे करता है, आगे कैसे बढ़ता है। तो ध्वनि जिस पथ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं, अर्थात ये ठोस, द्रव एवं गैस में से होकर गुजरती है। ध्वनि द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में संचरण कर सकती है। ध्वनि का अधिकतम वेग ठोस तथा सबसे कम गैस में होता है, यानी कि ध्वनि जो संचरण करती है तो सबसे ज़्यादा संचरण किस में करती है, ठोस में, और सबसे कम संचरण गैसों में यानी कि वायु में होता है। ध्वनि से संपादित पद यानी कि टर्म्स रिलेटेड टू साउंड किसी माध्यम में तरंग की संचरण को पूर्ण रूप से समझने के लिए नीचे दिए गए पदों को जानना आवश्यक है। तो चलिए उसके कुछ पद हैं यानी कि कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम आगे समझते हैं। पहली परिभाषा जो है उसका नाम है आयान, एम्पलीट्यूड। कंपन करने वाले किसी कण की मध्यमान स्थिति के एक और के अधिकतम व्यवस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आएगा आवर्तकाल, टाइम पीरियड, उसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। कंपन करने वाले किसी कण द्वारा कंपन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उसको टी के अनुरूप लिखा जाता है। उसके बाद आता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को कण द्वारा आई सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जो है उसे हर्ट्ज बोलते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। उसका हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, जब कोई वस्तु एक सेकंड में एक बार कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति जो है 1 हर्ट्ज कहलाती है। पहले के ज़माने में जो हमारे घर में क्वार्ट्ज रहती थी, घड़ियाल जो वॉच यूज़ करते थे, उसमें दोलन हुआ करता था। तो एक बजेगा तो 1 दोलन होगा, 2 बजेगा तो 2 दोलन होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी जो दोलन है राइट साइड लेफ्ट साइड जाता था। तो उसके हिसाब से आप सरलता से इसके उदाहरण को समझ सकते हैं। उसके बाद है आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक तरंग का आवर्तकाल
आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, यानी कि आवर्तकाल इक्वल टू 1 आवृत्ति या आवृत्ति इक्वल टू 1 आवर्तकाल। यहाँ जो दो इक्वेशन दिए हैं उसको आपको ज्ञात करने लेने हैं, क्योंकि ये इक्वेशन के ऊपर से कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि यहाँ जो भी वीडियो दिया गया है वो भी वीडियो का आप अच्छी तरह से चयन करें, अच्छी तरह से अभ्यास करें और साथ में एक नोटबुक रखें और नोटबुक में ये जो टॉपिक है वो लिखते जाए और उसको रिपीट भी करते जाए, यानी कि हफ्ते में एक बार रिपीट करें तो आप आसानी से जो है जेएनवी एग्ज़ाम जो है वो कवर कर सकते हैं और मेरिट में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, जेएनवी विद्यालय में पढ़ना है या तो फिर बालाचड़ी की एग्ज़ाम देनी है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ध्वनि के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित है। 1. प्रबलता यानी कि लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। प्रबलता की इकाई डेसिबल यानी कि डीबी होती है, यानी कि जो ध्वनि होती है उसको हम डीबी से मापन करते हैं, उसको डीबी एकम लगाते हैं, इकाई जो है डीबी लगाते हैं। ध्वनि की प्रबलता आयाम के कंपन पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो ये जो कोष्टक है वो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि ये कोष्टक में से किसी की भी ध्वनि की प्रबलता आपको पूछी जा सकती है और ये जो है बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक गहरा श्वास लीजिए और श्वास निकालिए। अब जो आवाज़ आई वो कितनी डेसिबल होगी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 10 डेसिबल आवाज़ होगी। ठीक है। मृदु फुसफुसाहट 5 मीटर पर आप फुसफुसाहट करिए। ठीक है, 5 मिनट फुसफुसाहट करिए, यानी कि धीमे धीमे बोलिए, तो आपकी जो आवाज़ है वो कितनी डेसिबल होगी, तो 30 डेसिबल यानी कि 30 dB। फिर आप सामान्य वार्तालाप करिए अंदर अंदर, और जो आवाज़ निकलती है वो जो है 60 डेसिबल होगी। व्यस्त यातायात जो होते हैं वो है रेलवे स्टेशन या हॉस्पिटल या स्टेशन, बस स्टेशन, यहाँ जो है वो 70 dB की प्रबलता वहाँ पे होती है, यानी कि वहाँ की जो आवाज़ ध्वनि होती है उसकी प्रबलता 70 डेसिबल होती है। औषध उद्योग यानी कि जो उद्योग है वहाँ जो मशीनें काम करती हैं उसकी जो आवाज़ है वो 18 डेसिबल जितनी होती है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, जब सितार के तार को हल्के से छोड़ा जाता है तो यह छोटे आयाम के साथ कंपन करती है तथा एक पतली ध्वनि उत्पन्न करती है। उदाहरण, यदि आयाम 2 गुना हो तो प्रबलता में 4 गुना गुणज वृद्धि होती है, यानी कि जितना आयाम उसके 2 गुना प्रबलता बढ़ जाती है। नोट कीजिएगा कि 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शारीरिक रूप से कष्टदायक होती है, यानी कि आपको अगर प्रश्न पूछा जाए ऐसा कि हमारे कानों को कितने डेसिबल की आवाज़ ठीक है, तो 80 डेसिबल से कम, और ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हमारे कान को कितनी डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, या तो कब हमारे कान को असुरक्षा महसूस होती है ध्वनि से, तो उसका आंसर आएगा 80 डेसिबल से
ज़्यादा, 80 डेसिबल से ज़्यादा। तारत्व यानी कि पिच, जो हम बोलते हैं उसकी पिच क्या होती है। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है। पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ जो है पतली होती है, अर्थात उच्च तारत्व की होती है। यानी कि पुरुषों की आवाज़ जो होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है और स्त्रियों की जो पिच होती है, तारत्व होती है, वो पतली होती है। जैसे जैसे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है। मच्छर की भिनभिनाहट से और शेर की दहाड़ी की आवृत्ति बहुत कम होती है, क्योंकि मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व ऊंचा होता है। अगर आप देखें तो जब विंटर की सीज़न होती है तब आप सोए होते हैं और कंबल नहीं उठाए अभी तक और पंखा भी चालू नहीं है, और जो मच्छर हैं वो गुनगुनाते हैं, भिनभिनाहट करते हैं, तो उसकी जो आवाज़ है वो आपके कानों के अंदर तक जाएगी, यानी कि उसे आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मच्छर की भिनभिनाहट होती है, उसका पीच जो होता है, तारत्व जो होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है, यानी कि पतली होती है लेकिन कान के अंदर तक जाती है। और जो शेर होता है उसकी जो पिच होती है वो थोड़ी नीची होती है। गुणता यानी कि क्वालिटी। अब देखते हैं हमारी ध्वनि की क्वालिटी कैसी होती है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर दो ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है उसको गुणता कहलाता है। यानी कि दो ध्वनि हैं, शेर और मच्छर, तो दोनों के ध्वनि की जो क्वालिटी होती है उसको दोनों के बीच, ध्वनि के बीच जो अंतर होता है उसको हम क्वालिटी बोलेंगे। गायक द्वारा उत्पन्न विभिन्न ध्वनियों में गुणता के आधार पर विभेद किया जाता है। अभी आप गॉट टैलेंट देख रहे होंगे या तो फिर टीवी शो देख रहे होंगे, तो उसमें जो गायक होते हैं बहुत सुरीले आवाज़ से गाते हैं, लेकिन क्या सभी गायक एक ही आवाज़ से गाते हैं? नहीं गाते। किसी का सुर ऊंचा होता है, किसी का सुर नीचा होता है। श्रव्यता की परिसीमा यानी कि रेंज ऑफ हियरिंग, आप कितनी रेंज तक सुन सकते हैं, यानी कि जो सुनते हैं उसके तरंग कहाँ तक जाते हैं, वेव्स कहाँ तक जाते हैं, वो देखते हैं। तो उसमें पहला है श्राव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल साउंड वेव, जो हमें सुनाई पड़ता है। वे ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज परास की होती है, श्रव्य तरंग उसे कहलाते हैं। ये तरंगे मानव कर्ण के लिए संवेदनशील होती हैं। तो ये आपको ज्ञात करना है कि श्राव्य तरंगे किसे कहते हैं, ऑडिबल साउंड किसे बोलते हैं। उसके बाद आएगा अश्राव्य तरंगे, अश्राव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक या तो इनक्रेडिबल वेव्स। वे तरंगे जिसकी आवृत्ति न्यूनतम परास 20 हर्ट्ज से कम होती है वह अश्राव्य तरंगे कहलाती है। ये तरंगे उच्च तीव्रता के भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गम, समुद्री तरंगे एवं हाथियों और व्हेल द्वारा उत्पन्न होती है। जब भूकंप आता है तो भूकंप तो आता है, लेकिन क्या उसकी आवाज़ हम सुनाई देती है? नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। तीसरा आएगा पराश्राव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रव्य तरंगों की उच्च आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्राव्य तरंगे कहलाती है। इन तरंगों का उपयोग सोनार विधि में किया जाता है।
पराश्राव्य तरंगों को उपयोग यानी कि यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, उसका यूज़ कैसे करते हैं? तो संकेत प्रेषित करने के लिए, समुद्र की गहराई का मापन करने के लिए, कपड़े, वायुयान तथा घड़ियों के यांत्रिक ऊर्जा को साफ करने के लिए, कारखानों की चिमनी के लैंप सूट हटाने के लिए, तरल से कीटाणुओं को खत्म करने के लिए और अल्ट्रासोनिक ग्राफी में इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पोर्शन है पूरे का पूरा टॉपिक वो आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और आएगा ही, ठीक है। उसके बाद आता है भूकंप तरंगे यानी कि सेस्मिक तरंग वेव्स। भूकंप पृथ्वी के सतह का कंपन है। भूकंप क्या है? तो पृथ्वी के सतह का कंपन है। भूकंप तरंगे सिरामिक तरंगे होती है। भूकंप तरंगे या सिरामिक तरंगे मापन के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि भूकंप तरंगे मापन करने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, तो यंत्र का नाम आएगा सिस्मोग्राफ। शोर और संगीत। शोर यानी नॉइज एंड संगीत यानी म्यूजिक। तो हम जब शोर करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं तब, और जब म्यूज़िक चलता है तब उसकी जो हमारे जीवन पे या तो उस संगीत की ध्वनि कैसी होती है वो हम डीप में अभ्यास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनते हैं। इन ध्वनियों में कुछ ध्वनि अप्रिय लगती है। इन अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं, जैसे कि मोटर वाहन के हॉर्न, पटाखों की ध्वनि, चक्की की ध्वनि इत्यादि मौक के उदाहरण हैं। दूसरी ओर वह ध्वनि जो सुनने में प्रिय होती है उसे हम संगीत कहते हैं, यानी कि उसे संगीत कहलाती है, जो हमारे कान को बहुत ही प्रिय होती है। अब आगे देखते हैं नॉइस पॉल्यूशंस यानी कि ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में अत्यधिक या अनवांछित ध्वनियों को शोर कहते हैं। जो ज़्यादा वातावरण में जो ध्वनि ज़्यादा हो जाए या तो हमें पसंद नहीं आता है उसको हम शोर बोलते हैं, यानी कि ध्वनि का प्रदूषण होता है। यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर इसका मुख्य कारण है। जब हम यातायात करते हैं यानी कि कोई वाहन में बैठ के कहीं जाते हैं, जैसे कि रेलवे है यानी कि ट्रेन है, स्कूटर है, गाड़ी है, प्लेन है, तो ये सब यातायात में जो शोर होता है वो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता, तो उसको हम शोर प्रदूषण कहते हैं। कुछ रसोई उपकरण, एयर कंडीशनर इत्यादि ध्वनि प्रदूषण में सहायक होते हैं। जैसे कि घर में हम एसी चालू करें तो शुरुआत में एसी की जो आवाज़ आती है वो हमारे कान को अच्छी नहीं लगती। कभी कभी फ्रिज होता है वो भी गिड़गिड़ाहट करता है, तो उसकी आवाज़ भी हमें अच्छी नहीं लगती। अब आगे देखते हैं मानव कर्ण यानी कि ह्यूमन ईयर। कर्ण यानी कि कान एक अति संवेदी युक्ति है जिसकी सहायता से हम सुन पाते हैं। यह स्वरणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों का विद्युत संकेतों में बदलाव करता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यहाँ हमने दो आकृतियाँ दी हैं। पहले हम देखेंगे कलरफुल चित्र, ठीक है। कान का ये ड्राइंग है। ये जो है वो एक्सटर्नल कैनाल है, यानी कि ये हमारा पूरा कान है और यहाँ से ध्वनि अंदर जाती है। जब ध्वनि अंदर जाती है तो शुरुआत में कान का पर्दा आता है। कान के पर्दे से आगे गुजरते हुए एक कैनाल आती है, उसे सेमी स्कूलर कैनाल भी कहते हैं।
और उसके कान के ऊपर के भाग पिन्ना होता है, जो आवाज़ को अंदर तक जब घुसती है तो खनखनाट करता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो नीचे की ओर यूस्टेक्लियर ट्यूब होती है। वो ट्यूब से गुजरते हुए जो हमारी आवाज़ है वो ट्यूब जो है उसको नियंत्रित करती है, यानी कि जितनी आवाज़ अंदर तक जानी चाहिए उतनी आवाज़ वो वहाँ आगे भेजती है और आगे जाके जो है वो कॉल्किका आता है। तो ये जो है हमारी इमेज जो है नंबर 1 है। अभी वही इमेज को हम डीप में देखेंगे। ये जो है हमारा कान है, ये बाह्य श्रवणनाल है, यहाँ कर्णपटल झिल्ली है, उसके आगे कर्णपटी गुहिका है, गोल खिड़की है, कर्ण वाली है, कर्णावर्त है। ऐसे सब के सब यहाँ चित्र में दिए गए हैं, तो आप इसका अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिएगा। अगर आप गुजराती मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए जो ये चित्र है, ड्राइंग है, वो हमने गुजराती और इंग्लिश में भी दिया गया है। तो आगे की स्लाइड में वो हम देखेंगे। नोट कीजिएगा कि कर्ण जो है 3 भागों यानी कि बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण ऐसे मिलके पूरा कान बनता है। मानव कर्ण की रचना एवं कार्यविधि जो है वो 3 हिस्सों में बांटी गई है। मानव कर्ण की संरचना एवं कार्यविधि, तो यहाँ हमने गुजराती में ड्राइंग दी गई है, तो उसका अभ्यास करते हैं। यहाँ कर्णपाली, कर्णनलिका, कर्णपटल, नलिका, पोलाण, शंखाकृति, मगज तरफ जाने वाले श्रवण तंतु, कर्णवलय, पेगड़ू, ऐरण, हथौड़ी और हाड़कू। तो ये जो है सब गुजराती के वर्ड्स हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मगर आप गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं तो ये जो पूरी कान की रचना दी गई है वो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। तो आप बालाचड़ी या NMMS की एग्ज़ाम दे तो उसमें आप सरलता से समझ सके। उसके बाद देखेंगे यही ड्राइंग जो है वो इंग्लिश में भी हमने कन्वर्ट करके यहाँ दी है। तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं देखते हैं आगे। ऑरिकल, मेलियस, इनकश, स्टेप्स, ये जो सब नाम है ये इंग्लिश में हमने दिखाए गए हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं तो ये जो ड्राइंग है वो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, ठीक है। और हाँ बच्चों, ये जो ड्राइंग है वो मैंने बहुत मेहनत से ड्राइंग की है, यानी कि बहुत मेहनत से इसमें स्लाइड में अपलोड की है। तो आप इसका कमेंट जो है मुझे ज़रूर से भेजिएगा कि आपको कौन सा चित्र अच्छा लगा, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम, यानी कि कौन से चित्र में आप सुलभता से, सरलता से समझ सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं बाह्य कर्ण, आउटर ईयर। हमने ड्राइंग देख ली है तो अब उसके ड्राइंग के पार्ट जो हैं वो एक एक करके समझेंगे, ठीक है। पहले आता है बाह्य कर्ण, आउटर ईयर। यह कर्ण कान का वह भाग है जिसे हम कर्ण के बाहरी सिरे पर देखते हैं। बाह्य कर्ण उसे कर्ण पल्लव कहते हैं। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलियों से गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटर या कर्णपल्ल झिल्ली भी कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्ण पट तक पहुँचते हैं
तब झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण कल्लपट अंदर की ओर दबाता है। इस प्रकार विरलन के कारण यानी कि खनन के कारण कर्ण जो है पटर बाहर की ओर गति करती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कर्णपटर कंपन करता है। उसके बाद आएगा मिडल एयर यानी कि मध्य कर्ण, मध्यम कर्ण भी इसे बोल सकते हैं। मध्य कर्ण यानी कि बीच वाला हिस्सा। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां मुग्धरक, निहाई तथा वलयक विद्यमान होती हैं। ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं तथा ये कर्ण पटर के कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसके बाद मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचारित कर देता है। आंतरिक कर्ण एक घुमावदार नलिका होती है जिसे कर्णावृत कहते हैं, यानी कि मध्य कर्ण से जो धकेला जाता है वो इनर ईयर यानी कि आंतरिक कर्ण तक पहुंच जाता है। इसका एक भाग मध्य कर्ण से होकर प्रत्यास्थ झिल्ली तक पहुंचता है तथा दूसरा भाग मस्तिष्क से जुड़ा होता है। यानी ऊपर का हिस्सा जो है वो झिल्ली के साथ जुड़ा होगा और नीचे का हिस्सा जो है मस्तिष्क के साथ जुड़ा होता है। इस कर्णावृत द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। इस विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेजा दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। अब देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि वीडियो जब ख़त्म होता है तो आप शुरू से लेके अंत तक देखिए और जो क्वेश्चन आंसर है वो खास आपके लिए बनाए गए हैं। तो आप जब थियरी पढ़े तो थियरी पढ़ने के बाद 2 मिनट ब्रेक ले लिए या 5 मिनट ब्रेक ले ले और फिर अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करें तो आप आसानी से ये ज्ञात कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं? 1. वायुस्तंभ, बी. कर्णपल्लव, सी. वाक्रज्जु या डी. डोरी। तो इसका सही आंसर आएगा वाक्रज्जु। हमारे स्वर बॉक्स में जो कंपित करने वाला भाग है उसे बोलते हैं वाक्रज्जु। यहाँ एल जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक से हो गया है तो एल को आप दूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, ध्वनि के वेग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो ए, यह माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। बी, यह गैस में अधिकतम तथा द्रव में न्यूनतम होता है। सी, यह ठोस में अधिकतम तथा द्रव में न्यूनतम होता है। या डी, यह ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होता है। जब ध्वनि का वेग के संदर्भ में हम निम्नलिखित में से आंसर करें तो क्या आएगा? कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही आंसर आएगा डी, ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम पाया जाता है। अच्छी तरह से आप लिखते जाइएगा। 3 नंबर, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसकी आवृत्ति क्या होगी? ए, 1.9 हर्ट्ज, बी 1.2 हर्ट्ज, सी 2.5 हर्ट्ज या डी 8.2 हर्ट्ज। अगर आपने जो थियरी है
वो अच्छी तरह पढ़ाई कर ली है। एक बार में समझ में न आए तो थियरी जो है दूसरी बार भी आप पढ़ सकते हैं। बारी बारी पढ़े ताकि जो क्वेश्चन आंसर है वो आप बिना आंसर के मेरे आंसर दिए पहले ही आप समझ सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय, जो हमारा हृदय है वो 72 बार धड़कता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो सही आंसर आएगा 1.2 हर्ट्ज। 4, एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है। यह ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा संभव होता है या हो पाता है? ए, गुणता, बी, तारत्व, सी, प्रबलता या डी, तीक्ष्णता। अपनी माँ की आवाज़ जो है सरलता से समझ जाता है, तो क्या आंसर आएगा? स्त्रियों की आवाज़ तीक्ष्ण है तो तीक्ष्ण आंसर आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा। प्रबलता नहीं, सही आंसर क्या आएगा? गुणता, यानी कि क्वालिटी। उसकी माँ के अंदर जो क्वालिटी होती है वो कोई भी औरत बोले तो, बहुत सारी औरतें हो तो एक बच्चा जो है अपनी माँ को पहचान लेता है। 5 नंबर, ध्वनि किसके समान होती है? ए, वायु में गुजरने वाली लेजर प्रकाश, बी, खींची हुई तार को पीटने या खींचने से उत्पन्न होती ध्वनि, सी, वायु से भरे हुए पाइप से जुड़ी पिस्टन आगे पीछे गति करने वाली ध्वनि, या डी, मोबाइल फ़ोन टावर द्वारा उत्पन्न होती ध्वनि, उत्पन्न होने वाला आवाज़। यानी कि ध्वनि जो है इसमें से किसके बराबर होती है? तो यहाँ सही आंसर आएगा सी, वायु से भरी हुई पाइप से जुड़ी हुई पिस्टन जो आगे पीछे जाती है। 6 नंबर, ध्वनि का कौन सा गुण वायु तापमान बदलने से प्रभावित होता है? आयाम, तीव्रता, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, कौन सा आएगा? ये जो है ये सब तापमान में नहीं आता। लास्ट जो है तरंगे, वो आवाज़ जो है वो वातावरण के साथ यानी कि हवामान के साथ बदलता रहता है। तो तापमान बदलने से प्रभावित कौन होता है? तो तरंग दैर्घ्य होता है। तो सही आंसर आएगा डी। 7 नंबर, ध्वनि की प्रबलता की इकाई किसे माना जाता है? ए, डेसिबल, बी, सोनार, सी, वॉट या डी, ए और बी दोनों। किसे माना जाएगा? तो हम जानते हैं कि जो कोष्टक था वो सब में डीबी था, यानी कि डेसिबल सही आंसर आएगा। 8, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ए, डेसिबल, बी, डेसिमल, सी, पीपीएम या डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आगे ही पढ़ा 7 नंबर में ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है, यानी कि उसकी इकाई भी क्या होगी? डेसिबल। 9 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। बी, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। सी, ध्वनि तरंगों का आयाम अधिकतम होता है। या डी, उच्च श्रव्य आवृत्ति के साथ तीक्ष्ण ध्वनि तरंगे होती है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर आएगा? निम्न में से कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर आएगा बी, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वो हमें सुनाई नहीं देती। मैंने आपको भूकंप का एग्जाम्पल देके समझाया था। ठीक है, एक बड़े हॉल की छत वक्रीय होती है क्योंकि
जो छत होती है वो वक्रीय होती है, गोल होती है, क्यों? ए, वह ध्वनि को श्रोता को परावर्तित करती है। बी, वह शोर को अवशोषित करती है। सी, हॉल में बेहतर वायु मिश्रण के लिए। या डी, ध्वनि वक्रीय छत को पार नहीं कर सकती इसलिए। तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा जिसके कारण एक बड़े हॉल की छत जो होती है वो वक्रीय की जाती है? सही आंसर आएगा बी, वह शोर को अवशोषित करती है। आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहाँ जो मोजे आते हैं, पानी आता है, वो गोल 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 घूम के आता है, ठीक है। जब चक्रवात आता है तो वो भी गोल गोल होती है। क्या होता है कि गोल गोल जो राउंड फिगर में होता है वो सब एक जगह केंद्र में केंद्रित हो जाता है। तो इसलिए बड़े हॉल की जो छत होती है वो भी वक्रीय होती है, यानी कि जो ध्वनि होगी, ध्वनि जो है वो वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाती है। तो ध्वनि जो है वो छत के अंदर वक्रीय हो जाती है। 11 नंबर, उत्सर्जन के द्वारा रात्रि में भी दूरी पर अवस्थित शिकार के बारे में चमगादड़ किससे जान सकता है? जब रात्रि होती है तो चमगादड़ जो है, जो उल्टा लटकता है, वो किसे जान लेता है? अवरक्त प्रकाश से, पराबैंगनिक प्रकाश से, उनके शरीर के रसायन से, या पराश्रव्य ध्वनि से? कैसे जान लेता है? तो रात के, मैं आपको बता दूँ गाइस कि रात के टाइम जो है वो चमगादड़ तेज देखता है, ठीक है। और रात के समय पे उसकी जो ध्वनि है, चाहे कितनी भी पिच उसकी कम हो या ज़्यादा हो, उसकी सुनने की जो ग्रहण क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो हम नहीं सुन पाते वो जो है चमगादड़ सुन लेता है। तो अब आप आंसर बताइए कि क्या आंसर आ सकता है? समझ में आया हो तो बोलिए, कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा मुझे कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे आंसर देने से पहले क्या आ गया था या फिर से मालूम हुआ। सही आंसर आएगा पराश्राव्य ध्वनि। क्यों पराश्राव्य ध्वनि? क्योंकि पराश्राव्य ध्वनि जो है वो हम सुन नहीं पाते, लेकिन चमगादड़ जो है उसको इजीली सुन लेते हैं। 12 नंबर, सोनार जल के अंदर वस्तु की दूरी, दिशा व चाल मापने का यंत्र है। यह निम्न में से किस तरंग का उपयोग करते हैं? सोनार जल में जो दूरी मापी जाती है, दिशा और चल मापी जाती है, वो किस तरंगों का उपयोग करेंगे? ए, प्रकाश तरंग। बी, अपश्राव्य तरंगे। सी, पराश्राव्य तरंगे। या डी, रेडियो तरंगे। कौन से तरंगे का उपयोग करेंगे? तो जो जल होता है उसके अंदर जो सोनार लगाई गई होती है वो ध्वनि, यानी कि जल के अंदर जो ध्वनि होता है वो कम हो जाता है, यानी हमें सुनाई नहीं देता। तो यहाँ भी आगे के प्रश्न के जैसा ही क्वेश्चन यहाँ दी गया है कि हमें कौन सा ध्वनि तरंगे सुनाई नहीं देते, जो हमें सुनाई नहीं देते वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आंसर आएगा पराश्राव्य तरंगे। 13 नंबर, कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंपन जब करता है तो धागे के व्यवहार का अध्ययन उपयोग, यानी कि जब कंपन करता हुआ धागा हो या धागा हो तो उसको हम उपयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं या किस में उपयोग किया जाता है? ए, सोनोमीटर। बी, बैरोमीटर। सी, हाइड्रोमीटर। या डी, हाइग्रोमीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी नाम जो है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा नहीं है। सोनार पढ़ा है, तो सोनार जो है उसका अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो आंसर आएगा सोनोमीटर।
14 नंबर, चमगादड़ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी? श्राव्य ध्वनि, बी उपध्वनि, सी अपश्राव्य ध्वनि या डी पराश्राव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि वो उपयोग करेगा या उत्पन्न करेगा? अब किसी ने चमगादड़ को बोलते हुए सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना। क्या आपने सुना है? मुझे लगता है आपने भी नहीं सुना, क्योंकि चमगादड़ जो है वो पराश्राव्य ध्वनि निकालता है, जो हम अच्छी तरह से सुन नहीं पाते। ठीक है, तो सही आंसर आएगा पराश्राव्य ध्वनि। हाँ, लेकिन बहुत सारे चमगादड़ इकट्ठा हो गए और वो सब ध्वनि निकालेंगे तो हम सुन पाएंगे, क्योंकि एक की ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से कम होगी तो बहुत ज़्यादा होके तो उसकी 4 गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम सुन सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल है कि एक मच्छर है और आगे पीछे घूम रहा है, हवा में तैर रहा है, तो क्या मच्छर की ध्वनि हम सुन सकते हैं? नहीं। लेकिन बहुत सारे मच्छर आके हमारे सिर पे बैठ जाए, हमारे कान पे आके बोलने लगे, गिनगिनाने लगे, थिकथिकाने लगे, तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी जो ध्वनि है वो 4 गुना बढ़ जाती है, इसलिए। और ये जो है वो मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ और आगे थियरी में भी ये हमने ज्ञात किया है। तो इसका सही आंसर आएगा पराश्राव्य ध्वनि। 15 नंबर, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यदि निरीक्षक स्रोत से 1.5 किलोमीटर दूर है तो कितने समय के बाद वह ध्वनि सुन सकता है? ए 2 सेकंड, बी 20 सेकंड, सी 0.5 सेकंड या डी 4 सेकंड। हमें यहाँ ज्ञात करना है कि कितनी सेकंड में वो सुन सकता है। तो सही आंसर आएगा 2 सेकंड। क्यों 2 सेकंड? तो उसकी जो आवृत्ति है वो 2 किलो हर्ट्ज है, तो उसके मुताबिक हम देखें तो 2 सेकंड आएगा। 16 नंबर, मानवों के सुनने की परिसीमा कितनी होती है? ए 10 से 10,000 हर्ट्ज, बी 20 से 20,000 हर्ट्ज, सी 30 से 30,000 हर्ट्ज या डी 40 से 40,000 हर्ट्ज। जो श्राव्य होता है उसकी ध्वनि आती है हर्ट्ज 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि आंसर आएगा बी। 17 नंबर, एक मजबूत ठोस ईंट की दीवार के पास एक व्यक्ति धात्विक घंटी को बजाता है। वह 0.3 सेकंड में उसकी गूंज कितने सेंटीमीटर दूर सुन सकता है? एक आदमी जो है वो ईंट की दीवार के पास खड़ा रहता है और ध्वनि बजाता है, तो वो कितनी दूर तक सुनी जा सकती है? ए 1 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर या डी 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आएगा सी 100 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो गिनती के बाद आंसर दे सकते हैं उसकी गिनती में आपको समझ नहीं करती। क्योंकि नहीं समझाती? क्योंकि मैं जो आंसर देती हूँ उसके बाद आप शांति से बैठिएगा और फिर अपने आप ट्राई कीजिएगा, और जिसको भी सही मेथड आ जाए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं पहले से ही आपको जो मेथड है वो दे दूँगी, तो आप अपने हिस्से से कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ आंसर दे रही हूँ और मेथड यहाँ नहीं बता रही। अगर आपको मेथड नहीं आती तो वो भी आप कमेंट करिए, लेकिन पहले ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर, एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर ट्रेन के आगे व जाने की सीटी सुनता है। मतलब ट्रेन के आने की और जाने की सीटी सुनता है।
सीटी की आवाज़ ए दोनों स्थिति में समान होगी, बी ट्रेन के आते समय अधिक तीव्रता होगी, सी ट्रेन के आते समय अधिक तारकत्व है, या डी ट्रेन के आते समय अधिक तारकत्व है, जाते समय तारकत्व है। कौन सा आंसर आएगा? जब आती है तब सीटी की आवाज़ ज़्यादा है, जाती है तब सीटी की आवाज़ ज़्यादा है, या समान है? चलिए ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन आते समय उस सीटी की आवाज़ जो है अधिक तारकत्व है। क्यों तारकत्व है, क्यों ज़्यादा है? तो सीटी की आवाज़ आती है और ट्रेन की भी आवाज़ है, तो वो जो है 4 गुना हो जाती है। तो उसके हिसाब से जो ट्रेन की आवाज़ और सीटी की आवाज़ दोनों जो है वो अधिक तारकत्व हो जाती है। 19 जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किस उपकरण के उपयोग से लगाया जाता है? जल में कोई चीज़ रखी है और उसकी ध्वनि सुनाई देनी है या स्थिति सुननी है, तो कौन सा उपकरण इस्तेमाल होगा? ए रडार, बी सोनार, सी क्वासार, या डी पल्सर? सही आंसर क्या आएगा? आप सोचिए थोड़ा कि हमने जो चैप्टर में इसमें से कौन सा उपकरण के बारे में समझा था। सही आंसर आएगा बी सोनार। सोनार आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब सुनिए, जो आगे प्रश्न था वही क्वेश्चन फिर से घुमा फिरा के यहाँ दिया गया है। तो आपको तो अगर आप टैलेंटेड है तो आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, बगैर ऑप्शन के आप आंसर दे सकते हैं। तो आप इसका तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ही कि आपको बगैर बिना ऑप्शन के क्या आंसर आया या नहीं आया। ए रडार, बी सोनार, सी अल्टीमीटर, या डी वेंच्यूमीटर? मैं आपको फिर से बता दूं कि समुद्र की गहराई हो या डोल का बाल्टी का पानी हो या नदी का पानी हो, किसी भी पानी हो, पानी के अंदर जो भी आवाज़ या उपकरण ऐसा कुछ पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सोनार ही देखना, आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। सोनार मगज में, दिमाग में घुस जाना चाहिए। 21 नंबर, मध्य कर्ण का भाग नहीं है। कौन सा हिस्सा जो है वो मध्य कर्ण में नहीं आता? ए मुग्धरक, बी निहाई, सी वलयक, या डी कर्णपल्लव? सही जो आंसर है वो आएगा कर्णपल्लव। कर्णपल्लव जो है मध्य भाग में नहीं आता। तो गाइस, यहाँ जो हमारा अभ्यास प्रश्न था वो संपूर्ण हो गए, यानी कि पूरा कर लिया है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप जो क्वेश्चन आंसर हैं वो लिख के करिएगा, और लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं, बारी बारी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी मेथड है कि जब आप ये अभ्यास प्रश्न ज्ञात करते हैं तो एक बार शॉर्ट में लिख लीजिए या तो फिर शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। तो क्या है कि जब एग्ज़ाम टाइम पे उसको रिपीट करना इजीली होगा। एग्ज़ाम टाइम पे आप सब वीडियो जो है वो रिफ़र नहीं कर सकते। कुछ जो दिक्कत आती है, जो हार्ड है कि नहीं ये मैं अभी से करूँगा तो तब नहीं याद रहेगा, तो ऐसे वीडियो जो है उसको ही आप एग्ज़ाम के टाइम रिपीट करिए, वरना आप अभी से नोट बना के जाइए, ठीक है। यानी कि शॉर्ट नोट बनाते हुए आगे बढ़ेगा, तो आपकी जो सफ़र है एग्ज़ाम तक की वो सरल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।